नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसका भाग 4 बना रहे हैं, उसके महत्व और आंदोलन के प्रमुख नेता तथा उपलब्धियों पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातन औपनिवेशिक व्यवस्था के अंत पर। इस युद्ध में उपनिवेश वालों की विजय को जाने से पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था जो थी वह समाप्त हो गई। औपनिवेशिक व्यवस्था का मूल आधार ही समाप्त हो गया और अब अंग्रेज राजनीतिज्ञों और विचारकों ने उपनिवेशों का अधिकतम शोषण करने की नीति जो थी वह तैयारी दी। इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हुआ। दूसरा, लवैक औपनिवेशिक बस्तियों का यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अमेरिका के हाथ से निकल जाने पर अब इंग्लैंड ने प्रशांत महासागर में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अपनी नवी औपनिवेशिक बस्तियां और नगर स्थापित कर लिए और अब वहां इंग्लैंड के अपराधियों को तथा असंतुष्ट लोगों को वहां भेजा जाने लगा और इससे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। तीसरा, आयरलैंड की सुविधाएं। आयरलैंड अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इंग्लैंड से संघर्ष कर रहा था। आयरलैंड का यह संघर्ष अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध से प्रभावित हुआ। आयरलैंड ने अब व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत करने और स्वयं की संसद बनाने की मांग और संघर्ष भी किया और अंत में 1782 में आयरलैंड को कानून बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। चौथा, अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत। उपनिवेशों के एक स्वतंत्र राज्य बन जाने से अमेरिका में ब्रिटिश सत्ता, साम्राज्य और व्यापार प्रणाली जो थी वह समाप्त हो गई। पांचवा, ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय के निजी शासन का अंत। अमेरिका में ब्रिटेन की भारी पराजय के कारण ब्रिटेन में वहां के नरेश जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत जो शासन था वह समाप्त हो गया और संसदीय प्रणाली के आधार पर पिट के नेतृत्व में कैबिनेट शासन पद्धति पुनः स्थापित हो गई। जॉर्ज तृतीय इस युद्ध में पराजय के लिए कुछ अंश तक उत्तरदायी था, क्योंकि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के पीछे जॉर्ज तृतीय ही वास्तव में कार्य करता था। जिस समय अमेरिका से युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय जॉर्ज और उसके मंत्रिमंडल के पास ना तो कोई नीति थी और ना ही कोई योजना, ना कोई गृह निर्णय और ना ही कोई ठोस सैनिक योजना। जॉर्ज तृतीय की असफलता के कारण संसद में यह मांग उठी कि राजा के अधिकारों को कम किया जाए, उनकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाए। फलतः ब्रिटेन में कैबिनेट शासन पद्धति जो थी वह पुनः स्थापित हो गई। पांचवा, हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय। स्वतंत्रता संग्राम में विजय के परिणाम स्वरूप अमेरिका में सभी उपनिवेशों के संघीय राज्य का उदय हुआ। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाने लगा और इसका एक नवी संविधान बनाया गया, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को मान्य कर उन्हें विशेष महत्व दिया गया था। सातवां, फ्रांस की राज्य क्रांति को प्रेरणा और यूरोपीय राजतंत्रों को आता। फ्रांस के सैनिक और अधिकारी अमेरिका गए और वहां उन्होंने युद्धों में भी भाग लिया और वहां से लौटने के बाद इन्होंने और विशेषकर लाफायत ने अमेरिकन क्रांति की स्वतंत्रता की भावना जनसाधारण में फैलाई। स्वतंत्रता की जो मशाल अमेरिकन उपनिवेशों में जली, उसके फलस्वरूप अमेरिका में जनतंत्र की स्थापना हुई। उस मशाल की ज्योति का दूरगामी प्रभाव फ्रांस पर नहीं पड़ा। इससे फ्रांस की क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। फ्रांस की क्रांति के मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की जड़ें अमेरिकन संघर्ष में निहित थी। आठवां, स्वतंत्रता और अधिकारों के विचारों का प्रसार और प्रभाव। अमेरिकन उपनिवेशों के स्वतंत्रता संग्राम में ये विचार प्रबल रहे कि सभी मनुष्य जन्म से समान और स्वतंत्र हैं। मनुष्यों के स्वयं के अपने अधिकार हैं और अंतिम शक्ति जनता की तथा राजा के बिना राज्य संभव है। ये शाश्वत विचार अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध की देन है। इन विचारों का यूरोप में और अन्य देशों में अत्यधिक प्रचार और प्रसार हुआ और लाखों लोगों को उनकी स्वतंत्रता के लिए शहीद होने की प्रेरणा ही। उपरोक्त विचारों से दूसरों की अधीनता और प्रभुत्व में जी रहे अन्य राज्यों को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का साहस प्राप्त हुआ। इन सिद्धांतों और विचारों का प्रभाव यूरोप में फ्रांस और आयरलैंड पर विशेष पड़ा
और अब आयरलैंड की शोषित जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह से संघर्ष में जुट गई। फ्रांस को राज्य क्रांति की प्रेरणा मिली और यूरोप के राजतंत्रों को गहरा आघात मिला। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध ने जनतंत्रात्मक प्रथा को जन्म दिया और पहली बार सर्वसाधारण को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे यूरोप के राजतंत्रों को गहरा आघात लगा और अनेक देशों के राजतंत्रों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुए और इस प्रकार अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में ने विश्व में लोकतंत्र प्रणाली का मार्ग प्रशस्त का उसे गति प्रदान की। हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं पर। जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म अमेरिका में 11 फरवरी 1732 को वर्जीनिया उपनिवेश के ब्रिस्क्रेस में हुआ था और उनकी शिक्षा अच्छी हुई थी। 20 जुलाई 1749 को वे भूमापक के पद पर नियुक्त भी हुए और इसके बाद वे सेना में सैनिक के पद पर भी नियुक्त हुए। सेना में प्रगति करते करते वे 6 नवंबर 1752 को मेजर के पद पर नियुक्त हुए तथा 24 जुलाई 1758 को वे वर्जीनिया उपनिवेश के प्रतिनिधि के रूप में भी चुने गए और व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हो गए। यहाँ से उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है। दक्षिण में स्थित कृषि प्रधान उपनिवेशों की विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने दक्षिणी राज्यों की 1887 मील की बहुत ही लंबी यात्रा घोड़ागाड़ी से की। जब सन 1774 में सभी अमेरिकन उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन फिलाडेल्फिया में हुआ, तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसमें वर्जीनिया के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। जब फिलाडेल्फिया में प्रतिनिधि सभा ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तब 16 जून 1775 को वॉशिंगटन औपनिवेशिक राज्यों की संयुक्त सेना के प्रधान सेनापति निर्वाचित हुए। उन्होंने 9 वर्ष तक ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध किया। जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना और उनके साधन अंग्रेजी सेना की तुलना में अत्यधिक सीमित थे। उनके पास गोला बारूद और हथियारों का भी अभाव था। उनके पास पर्याप्त वर्दी और वस्त्र भी नहीं थे और कई अमेरिकन सैनिकों के पैरों में जूते तक नहीं थे। वॉशिंगटन ने अपने साहस और आत्मविश्वास से ऐसी सेना को संगठित किया। वॉशिंगटन के नेतृत्व में उपनिवेश की सेना में दृढ़ आत्मविश्वास तथा अपूर्व शौर्य और साहस उत्पन्न कर दिया, जिसके उनके इस दुष्कर संघर्ष में उनको विजय प्राप्त हुई। 28 मई सन 1787 को वॉशिंगटन फिलाडेल्फिया में आयोजित फेडरल सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अमेरिकन राज्यों में पारस्परिक मतभेद होते हुए भी उनके प्रतिनिधियों ने एक संविधान बनाया और जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस नवीन संविधान पर 17 सितंबर 1787 को अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए और इसके बाद वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति हुए और 30 अप्रैल 1789 को उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया। सन 1797 तक वे इसी पद पर आसीन रहे और 4 जुलाई 1798 को जॉर्ज वॉशिंगटन लेफ्टिनेंट जनरल और प्रधान सेनापति नियुक्त हुए। इसके कुछ समय बाद ही 14 दिसंबर 1799 को उनका देहांत हो गया। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका स्वाधीनता संग्राम के सैनिक और कुशल नेता थे। उन्होंने अपने सैनिक गुणों, आत्मविश्वास, वीरता और साहस से अंग्रेज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए और विजय प्राप्त की। उन्होंने अमेरिकन के नवगठित राज्य के संविधान का संरक्षण किया और नवोदित राज्य के विकास के लिए दूरदर्शिता से विभिन्न योजनाएं बनाई। वे अपने साहस और पराक्रम, शालीनता और गंभीरता, बुद्धिमत्तापूर्ण योजनाओं और विवेकपूर्ण नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थी। वॉशिंगटन के बाद अगले नेता के रूप में हम बात करेंगे थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन का जन्म एक संपन्न परिवार में अमेरिका में सन 1743 में हुआ था। कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद वह वकील बन गए। उन्होंने मार्था बेस स्केल्टन नामक विधवा से विवाह कर दिया और सन 1776 से 1779 तक वह विधानसभा के सदस्य भी रहे। इस समय उन्होंने निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए विधेयक पारित करने का प्रयास किया था, पर वह इसमें असफल रहे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जेफरसन ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1775 में फिलाडेल्फिया में अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की
द्वितीय कांग्रेस की बैठक भी हुई थी। इसमें 4 जुलाई 1776 को जो प्रसिद्ध घोषणा पत्र पढ़ा गया था उसे जेफरसन ने ही लिखा था। जेफरसन श्रेष्ठ दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे और वह स्वतंत्र प्रजातंत्र में विश्वास रखते थे तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन भी करते थे। उनकी धारणा थी कि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जनसमूह को स्वशासन का अधिकार है। वह निरंकुश राजतंत्र का घोर विरोधी थे। स्वतंत्रता, प्रजातंत्र तथा उदारवादी विचारों का समर्थक होने के कारण 1800 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तृतीय राष्ट्रपति भी वह निर्वाचित हो गए और उन्हें छोटे कृषकों, व्यापारियों, दुकानदारों और साधारण कर्मचारियों का विशेष समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने प्रजातंत्रात्मक प्रणाली, कृषि और स्थानीय स्वशासन को तथा मितव्ययी सरकार को प्रोत्साहन भी दिया और उनकी धारणा थी कि अमेरिका उत्पीड़कों का आश्रयदाता है। इसलिए उन्होंने अमेरिका के नागरिकता के कानून को अधिक सरल बना दिया। मिसिसिपी नदी के पश्चिम का विशाल प्रदेश लुसियाना, जिसमें न्यू ऑरलियंस का बंदरगाह था, यह स्पेन के अधिकार में था। न्यू ऑरलियंस बंदरगाह ओहियो और मिसिसिपी घाटियों में उत्पन्न अमेरिकी माल के निर्यात के लिए आवश्यक था। जेफरसन इसे संयुक्त राष्ट्र के लिए खरीदना चाहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन को विवश किया कि वह लुसियाना प्रदेश फ्रांस को लौटा दे। नेपोलियन लुसियाने में एक विशाल फ्रेंच उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। ऐसा होने पर अमेरिकन उपनिवेशों संयुक्त राज्य अमेरिका को भीषण खतरा हो जाता और एक नवीन शक्तिशाली देश उसके बाजू में हो जाता। इसलिए जेफरसन ने नेपोलियन को यह धमकी दी कि यदि उसने लुसियाने पर अधिकार कर लिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड दोनों मिलकर उस पर आक्रमण कर देंगी। नेपोलियन ऐसे युद्ध को मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए विवश होकर नेपोलियन ने सन 1803 में $1.5 करोड़ में 26 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल वाला लुसियाना प्रदेश, जिसमें न्यू ऑरलियंस बंदरगाह भी था, संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया। जेफरसन की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें संबद्ध मैदानों का उपयुक्त उपजाऊ कृषि भूमि का विशाल प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ लग गया और इससे जेफरसन की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई और सन 1805 में वह दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। वह इस पर 4 वर्ष तक रहे भी। राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाने के बाद वह वर्जीनिया विश्वविद्यालय के विकास कार्यों में संलग्न रहे। जेफरसन में मानववाद और शिक्षा के लिए विशेष अभिरुचि थी। प्रशासन में उनकी धारणाएं प्रजातंत्री थी। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के विकास के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। प्रोफेसर वुडरो विल्सन के शब्दों में, जेफरसन अपनी उपलब्धियों के कारण नहीं अपितु मानवता के प्रति दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वतंत्रता संग्राम की क्या उपलब्धियां थी, उसके क्या महत्व थे और आंदोलन के प्रमुख नेताओं का उसमें क्या योगदान था, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।